हेलो दोस्तों, आपका इस आईएएस सर्वोदय में स्वागत है। आज हम आपको क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 5 हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों से यही गुजारिश रहेगा कि आप लोग बस इसको जितना हो सके आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है। आज आपका नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है सेकेंड फेज 2 का आज जो है आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि उसमें क्या क्या कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको 3 से कल से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। चीज़ें 3 से लेकर ला के अभी देखा जाए तो 14 तारीख तक है ये, ठीक है। अगर देखा जाए इसमें तो ये आपको जैसे ये क्लास 6 का है तो ये 6 to 8 के लिए बेहतर है। बाकी चीज़ अगर बात करें 6 to 10, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लीजिए 6 to 8 या 8 to 10 वाले, उनको भी उनके लिए भी ये ज़रूरी है। साइंस बैकग्राउंड के लिए, साइंस बैकग्राउंड जो भी दे रहे हैं ऐसे साइंस से, उनको भी ये बहुत ज़रूरी होगा उनके लिए। तो इसके लिए आपको ये ज़रूर कहूँगा कि मार्केट में जो किताबें अवेलेबल हैं शॉर्ट तरीके से, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी का पढ़ना ही पड़ेगा, बेसिक लेना ही पड़ेगा चीज़ें। शॉर्ट तरीके से काम नहीं चलने वाला, आपको शॉर्ट तरीके से चीज़ें नहीं, क्योंकि आपको एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन इस बार आएंगे। पिछले बार की अगर बात करें 1 to 5 मैथ क्वेश्चन कुछ टफ आए थे, कहे बहुत ही टफ कहा जाए, उसमें 55 से 56 आना मिनिमम स्कोर, 55-56 तक जा सकते थे आप। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले फेज 1 की तुलना में आसान रहेंगे। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन का पैटर्न जो रहने वाला है वो आपको एनसीईआरटी है, उसके लिए आपको एनसीईआरटी जरूरत है। आपको शॉर्ट तरीके नहीं जाना पड़ेगा कि आपको पूरा शॉर्ट का एक ही किताब में दे दिया गया उससे काम चलेंगे, ऐसे नहीं होने वाला चीज़ें। उसके लिए आपको तैयारी करना ही पड़ेगा स्पेशल साइंस का, अगर आपको 6 to 8 या 8 to 10 साइंस टीचर बनना है तो। बाकी आपका 80 क्वेश्चन तो साइंस का है, उसमें से प्लस मैथ का भी रहेगा चीज़ें कुछ क्वेश्चन उसमें। बाकी उधर जो 40 क्वेश्चन है उसमें भी आपको साइंस है, साइंस 8 + 7 रहेगा, ठीक है। 7 मैथ या 8 साइंस, उसमें भी मैथ साइंस हैं। 40 क्वेश्चन जो ये आपको 6 to 8, 8 to 10 या 11-12 के पास है, उसमें भी 40 क्वेश्चन में भी आपको साइंस रहेंगे, मैथ रहेंगे। मैथ आपको साइंस टीचर में 6 to 8, 8 to 10 मैथ जो 80 नंबर का है साइंस टीचर, उसमें भी मैथ हैं। इस बात को ध्यान नहीं देना है और आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है। शॉर्ट तरीके से आपका काम नहीं चलने जा रहा है चीज़ें, आपको अगर कम्पीट करना है, टीचर बनना है तो इसलिए आप लोगों से ये गुजारिश रहेगा कि जितना हो सके आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, और जितना हो सके आप साइंस का पिछले का भी सेशन देख सकते हैं, इससे पहले की 4 सेशन हुआ है आपका, बहुत जल्दी इसका भी क्लियर हो जाएगा चीज़ें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर 5 केमिस्ट्री है ये, पदार्थों का पृथक्करण। चलें आगे। पृथक्करण के बारे में बात किया जाए कि जिस पदार्थों का हम उपयोग करते हैं उनमें कई सारे पदार्थ मिश्रित होते हैं। मिश्रण में 2 या 2 से अधिक को पदार्थ कहते हैं। इन मिश्रण में कुछ हानिकारक और कुछ अनुपयोगी पदार्थ भी होते हैं जिनका अलग करना भी जरूरी होता है, जिससे कि हम उपयोगी पदार्थ का उपयोग कर सके। अनुपयोगी पदार्थों को बाहर भी कर सकते हैं। किसी मिश्रण में उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों का अलग करना ही पृथक्करण मतलब सेपरेशन कहलाता है। ये पूछा जा सकता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है चीज़ें। और इसका हम लोगों ने जो पीडीएफ है, पीडीएफ के लास्ट में आपको जो क्वेश्चन आंसर होता है हर चैप्टर क्लास में, वो भी हम लोग का सोल्व किया हो, उसको भी आप देख सकते हो सकता है उससे वो क्वेश्चन आ जाए आपको, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा है यहाँ पे अलग अलग मिश्रणों को अलग अलग विधियों के द्वारा अलग किया जाता है। किसी भी मिश्रण की पृथक्करण की विधि उस मिश्रण के घटकों पर निर्भर करती है। दूध या दही में का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। देखिए पृथक्करण का, चावल से पत्थरों को पृथक करना उद्देश्य के लिए हम जिस पृथक्करण क्या हुआ, 2 भिन्न परंतु उपयोग पदार्थों को अलग कर देते हैं। पृथक्करण अवयवों का क्या करते हैं, तो हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं। देख लेंगे पृथक्करण की विधि क्या होगा, हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन और चालन और अपसादन, ये सब चीज़ें हैं पृथक्करण के तरीका। निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पन, नमक, संतृप्त विलयन, विलय। ये दोस्तों इसको आप शुरू से लास्ट तक जरूर वीडियो को देखेंगे। जितना हो सके आप इसको शेयर करें, जो भी तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 या 8 to 10 या बीपीएससी जो अगले जो अभी आने वाली हैं 17वीं, हम लोग का 17वीं का बैच स्टार्ट होगा छठ के बाद, आपको 9 दिसंबर स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी पर्व का सीजन है, त्यौहार है चीज़ें। मेंस पीटी का रिजल्ट होना बाकी है, 6-9 का पीटी का रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा चीज़ें। उसके बाद ये चीज़ें पता चलेगा कंडीशन क्या रहा था, कट ऑफ का क्या जाने की संभावना कितना गई है। इसको देखते हुए सारी चीज़ें मंथन करके आपको सच आप 17वीं का हम लोग बैच लॉन्च किया जाएगा, आपको ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी,
इसके लिए कि आप लोग भी तैयार हैं, जिनको बीपीएससी देना है स्पेशली वो अभी तैयारी लग जाएंगे कि उनको सिर्फ बीपीएससी देना है। जिनको अगर मान लिया जाए आप टीचर वाला देना है टीचर भी दीजिए, दरोगा है दरोगा दीजिए, लेकिन एनसीईआरटी तो आपको सबको सब में काम है। एनसीईआरटी तो अब सबके लिए जरूरी है, जो भी एग्जाम दे रहे हैं सब में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप दरोगा की बात करें, दरोगा में भी आते हैं क्वेश्चन, चाहे टीचर का तो है ही, बेसिक ही एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ही आना है। फिर टीचर वाले में बीपीएससी तो है, बीपीएससी में भी क्या कहते हैं आपको बेसिक एनसीईआरटी जरूरत है। इसलिए आप लोग जितना हो सके आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और शुरू से लास्ट तक जरूर वीडियो देखें। इससे हमें एक मोटिवेशन प्राप्त होता है, जैसे आप ताली बजाते हैं मोटिवेशन प्राप्त होती है, यहाँ भी लाइक करना एक ताली बजाने की तरह ही है। हाथों के द्वारा मिश्रण में अशुद्धियों का पृथक करना हस्त चयन विधि कराते हैं, मतलब हाथ से जो द्वारा जो मिश्रण विधि से हम अशुद्धि को बाहर निकालते हैं, जैसे चावल जैसे कंकर को निकालते हैं तो क्या हुआ, वो पृथककरण हाथ चयन विधि हम जो है सो अलग कर अशुद्धि को हम बाहर निकाल रहे हैं। जब मिश्रण में अशुद्धियों कम व माप में बड़ी हो तो इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। थ्रेसिंग क्या होगा, तो डंडियों से अन्न को पृथक करने के प्रक्रम में थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग पृथक्करण विधि का उपयोग अनाज को पौधों से अलग करने, भूसे व मिट्टी कंकड़ों को पृथक अलग करने के लिए किया जाता है, जैसे गेहूं चावल दाल से पत्थर तथा भूसे को अलग करना। पृथक करना मतलब अलग करना। इसमें हवा की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि एक जगह अनाज होकर अनाज के पौधों को बंडलों को जमीन पर पीटा जाता है। आजकल इस कार्य के लिए थ्रेसिंग, आजकल इसके लिए क्या है, थ्रेसिंग मशीन आ गया है, व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सूखे पौधों की डंडियों अनाज को पृथक करने की थ्रेसिंग कहते हैं। बैलों की सहायता और मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, पहले बैल की तरह अब इसको थ्रेसिंग मशीन का उपयोग करते हैं। निष्पावन हवा की दिशा में सूप से करते हैं, इसको भूसा अलग हो जाता है, अनाज अलग हो जाएगा। निष्पावन आमतौर पर निष्पावन विधि का प्रयोग भूसे और सूखी डंडियों को अनाज अलग करने के लिए किया जाता है। इसमें व्यक्ति जो है मिश्रित अनाज को किसी पात्र में लेकर हवा में के अनुकूल दिशा में खड़े हो, मतलब जिस से हवा आ रही है उधर हमको करेंगे ताकि उससे अनाज अलग हो जाएगा, भूसे अलग हो जाएंगे। हवा के कारण अनाज और भूसे में मौजूद भूसे अलग हो जाते हैं, जिससे पवन तथा वायु के झोंके द्वारा किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करने की विधि को निष्पादन कहते हैं। यह विधि ऊपरी जगह जैसे छत ढलान, मतलब यह विधि जो होता है ये ऊपरी जगह पे होता है, जैसे छत पे या ढलान वाली जगह आदि में भी सही कार्य करती है। जैसे आजकल पंखों का उपयोग कर निष्पादन विधि का सकुशल उपयोग किया जाता है। जैसे किसान भूसे से अनाज इसी विधि द्वारा अलग करता है। चालन, चलन क्या होता है, चालन चलनी द्वारा, मतलब चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक करना। जिस भी पृथक्करण विधि में चलनी या छन्नी का उपयोग एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ से पृथक करने के लिए किया जाता है, उसे चालन विधि कहते हैं। चालन विधि में छन्नी की मदद से पदार्थ से हानिकारक पदार्थों का उपयोग अलग किया जाता है, जिससे आटे के कंकर कीड़े अवशिष्ट अलग करना, रेत से बारीक और पेड़े कणों का उपयोग अलग करना और आदि चालन कहते हैं। जैसे रेत से कंकर तथा पत्थर को पृथक करना। अवसादन, किसी तरल मिश्रण के बाहरी ठोस पदार्थों के बीच नीचे बैठने की प्रक्रिया को मिट्टी धूलकण युक्त अनाज लीजिए और उसे किसी पात्र में रख दीजिए। अब इस पात्र को पानी में डालिए और पात्र को हिलाइए, वो कुछ समय तक ऐसे ही रहने दीजिए। कुछ समय बाद इस पात्र का अवलोकन कीजिए, आप क्या देखते हैं, मिट्टी धूलकण हल्के घुलनशील होने की वजह से पानी में घुल जाते हैं, वो तैरने लगते हैं, तथा अनाज भारी होने की वजह से पात्र में निचले हिस्से में बैठ जाते हैं। जब दो मिश्रित पदार्थों को जल में मिलाने पर हल्के पदार्थ का जल में तैरना व भारी पदार्थों का जल के नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। अवसादन की प्रक्रिया में जल की आवश्यकता होती है, जल की तली में भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। निस्तारण में क्या है, जल के नीचे बैठ भारी पदार्थ अथवा अनाज को अलग करने के लिए पात्र को तिरछा करके मिट्टी धूलकण युक्त जल को निकाल दें। इसके बाद आप देखेंगे पात्र में केवल अनाज ही शेष है, बचा हुआ है। जल में खुली हल्के अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया निस्तारण कहते हैं। रेत और जल के मिश्रण में रेत की भारी कण तली में बैठ जाते हैं। निस्तारण विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है और निस्तारण की प्रक्रिया के लिए जल का होना आवश्यक नहीं है, तो 2-3 पदार्थों के मिश्रण को अधिक मात्रा में उपलब्ध है, एक साथ अलग करने की प्रक्रिया भी निस्तारण हो सकती है। जल में महीन कण को अलग करना। निस्यंदन, निस्तारण विधि से प्राप्त अनाज में अभी भी बारीक धूलकण मौजूद है, जो इसमें इन धूलकणों को अलग करने के लिए एक ऐसी विधि का प्रयोग किया जाता है जिससे दल के पदार्थ से बारीक अशुद्धियों को निकाला जा सके। इस विधि को निस्यंदन यानी फिल्टर करना चाहते हैं। मिश्रण पदार्थ को में ठोस या द्रव को अलग करने की विधि को निस्यंदन विधि कहते हैं। आगे चलें, रेतीले जल से शुद्ध जल को प्राप्त करने में। वाष्पन, पानी गर्म होकर वाष्प बनकर हवा में उड़ जाती है, तरल पदार्थ को गर्म करके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। सुबह सुबह जो है तालाब के जल से वाष्प निकालना, गर्म पानी का वाष्प बनना वाष्पन का उदाहरण और है। नाभिकीय रिएक्टरों में वाष्पन की प्रक्रिया से ही बिजली उत्पन्न होती है और जल को उसको वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। नमक की अगर बात करें तो सूर्य के प्रकाश से जल क्या है, तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद जल वाष्पित हो जाता है तथा जल जथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं, जिसमें लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। संतृप्त विलयन क्या होगा,
तो जब कोई विलय पदार्थ अधिकतम मात्रा तक विलायक में घुला हुआ हो, तो अर्थात इस मात्रा के बाद विलायक में अधिक विलय घुलने की क्षमता न हो, तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ के संतृप्त विलयन होता है। वह पदार्थ जैसे किसी दूसरे पदार्थ में घोला जाता है तो उसे उस पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो विलय कहा जाता है। जैसे कि हम जब हम नमक को पानी में मिलाते हैं तो एक घोल बनता है, इस घोल में नमक विलय कहलाता है। विलय पदार्थ जब ठोस, द्रव और गैस आदि का रूप में हो सकता है, तो किसी भी रसायन या यौगिक की द्रव में घुलने की क्षमता को विलयता कहा जाता है। विलय की विलयता मूल रूप से विलय और मिलायक के भौतिक एवं रासायनिक गुणों से पर ही निर्भर करती है एवं विलयन के दाब एवं pH मान पर निर्भर करती है। कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं, जैसे नमक और पानी और नमक। किसी पदार्थ क्या है, तो किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घुला जा सकता है। समुद्र के जल से नमक प्राप्त कैसे किया जाता है, तो जल को उसके वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। इसी वाष्पन विधि से ही समुद्री जल के नमक को पृथक किया जाता है। इसके लिए समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है। फलस्वरूप सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है और तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने इसका चैप्टर पूरा किया। क्या है कि इसमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसका इसमें आंसर दिया गया है। चीज़ें तो पढ़ लेंगे। चीज़ें आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है, अगर हाँ तो इस हिसाब से कैसे करेंगे, ये भी चीज़ें दिया हुआ है। भरने वाला है ये चीज़ें। थ्रेसिंग, उछानन, वाष्पन, इसका क्या काम है, सब चीज़ें देख लेंगे। जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ़ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं, तो आप शिकंजी में बर्फ़ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में, किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा, तो इसको आपको कर लेंगे। चीज़ें जितना हो सके आप लोग शुरू से लास्ट जरूर वीडियो देखेंगे सेशन को, जितना हो सके शेयर और लाइक जरूर करें, शुरू से लास्ट जरूर इस सेशन को देखेंगे। जितना हो सके आप इसको नए जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं 6 to 8, 8 to 10 का या बीपीएससी का 70 देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट ये सेशन होने वाला है। ये आगे भी एनसीईआरटी तो बेस्ट होता है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपको आएंगे टीचर वाला एग्जाम फेज 2 में भी या फेज 3 जो वैकेंसी आएगी उसमें भी। बाकी बीपीएससी वगैरह के आगे जो भी एग्जाम देते हैं सब में आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इसको जरूर देखें। जितना हो सके आप इसको शेयर और लाइक जरूर करें और शुरू से लाते जरूर वीडियो को देखें। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।